इंस्पेक्टर, ये दोनों मर्डर हमने ही किए हैं। हाँ इंस्पेक्टर, मेरे बेटे का मर्डर इन दोनों ने ही किया है। मेरी बहू कातिल नहीं है। नहीं, तुम दोनों बेगुनाह हो। तुम्हें 15 मिनट के टाइम मैनेजमेंट में फंसाया गया है। ये दोनों मर्डर इसी औरत ने किए हैं। हेलो दोस्तों, फाइंड बाय डी के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए जोरदार दिमागी पहेली केवल 15 मिनट लेके आए हैं। दोस्तों, ये खतरनाक मर्डर मिस्ट्री रीडल है। कृपया कंप्लीट पहेली देखिए। सेठ हीराचंद इस शहर के सबसे बिजनेसमैन आदमी थे और उनका घर भी बहुत बड़ा था। उनके घर में बहुत से नौकर चाकर काम करते थे। शाम के समय वो अक्सर अपने घर के गार्डन में बैठकर अपने दोस्तों को बुलाकर उनका इंतजार किया करते थे और उनके साथ ड्रिंक करके अपना एंजॉय किया करते थे। लेकिन उनकी वाइफ प्रिया को ये सब अच्छा नहीं लगता था। प्रिया अक्सर अपने पति सेठ हीराचंद को ये सब करने से रोकती थी। प्रिया गार्डन में आके बोली, आज फिर आपने अपने दोस्तों को बुलाने की तैयारी कर ली। लगता है आप मुझे नहीं चाहते और आपने पुलिस से बचने के लिए मुझसे शादी की थी। अब हीराचंद बोले, प्रिया तुमने सही कहा। मैं तुमसे बोर हो चुका हूँ। मुझे तुम्हें किसी भी प्रोग्राम में ले जाने में शर्म आती है, लोगों से मिलवाने में शर्म आती है। जब से लोगों को पता चला है कि मैंने अपनी ही कंपनी में काम करने वाली लड़की प्रिया अर्थात तुमसे शादी की है, तब से लोग मुझ पे हंसते हैं। वो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुमने उस समय पुलिस की धमकी देके मुझ पर शादी का दबाव डालकर मुझसे शादी कर ली थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। प्रिया, तुम मेरे स्टेटस बराबरी की नहीं हो, इसलिए जब तक तुम इस घर में मेरी वाइफ बनकर हो चुपचाप से रहो, वरना मुझे तलाक देके मुझे छोड़ के चली जाओ। अभी वो दोनों बातचीत कर रहे थे, तभी वहाँ सेठ हीराचंद की माँ आ गई और बोली, हीराचंद तू मेरी बहू प्रिया से क्या बोल रहा है? तू इसे अपनी पत्नी माने या ना माने, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये इसी घर में मेरी बहू बन के रहेगी। अभी वो लोग बातचीत कर रहे थे, तभी उनको घर के बाहर एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी और कुछ देर बाद हीराचंद के दोस्त पंकज और रंजीत घर के गार्डन में आ गए और उनके पास आके खड़े हो गए। अब पंकज बोला, प्रिया तुम बार बार हमारे दोस्त हीराचंद को क्यों डराती धमकाती रहती हो? अब हीराचंद चिल्लाकर बोला, ये मुझे क्या डराएगी? मैं किसी से नहीं डरता। इस दुनिया में मुझे कोई नहीं डरा सकता। माँ, तुम इसे लेके यहाँ से चली जाओ। जब तक तुम जिंदा हो तब तक ये इस घर की बहू है। जिस दिन तुम मर जाओगी मैं उसी दिन से तलाक देके इस घर से निकाल दूंगा। इतना सुन के हीराचंद की माँ प्रिया को लेके वहां से चली गई और वो लोग से देखते रह गए। अब प्रिया अपने कमरे में जाकर हीराचंद की माँ से बोली, माँ जी आपने देखा हीराचंद जी मुझसे कैसे बात करते हैं, जबकि मैं उनकी पत्नी होने का फर्ज अदा कर रही हूँ और उनको इन आवारा दोस्तों से मिलने से रोक रही हूँ। हीराचंद की माँ बोली, प्रिया ज्यादा मत बोलो। तुम मेरे बेटे हीराचंद और मेरा एहसान मानो कि हमने तुम्हें इस घर में पत्नी और बहू बनने का अवसर दिया है, वरना तुम्हारी हैसियत स्टेटस हमारे परिवार के लायक नहीं है। इसलिए चुपचाप से इस घर में रहो और मेरे बेटे को भी जीने दो। हीराचंद ने तुम्हें ये पर्सनल कमरा भी दिया है और उसने वो सभी चीजें जो उसके कमरे में लगी हुई हैं, उसने वही चीजें तुम्हारे कमरे में भी लगा रखी हैं, जिससे कि तुम उसे डिस्टर्ब परेशान न करो और अपने कमरे में आराम करो। और जिन दोस्तों को तुम आवारा बोल रही हो वो हीराचंद के बिजनेस पार्टनर हैं, इसलिए वो अक्सर हीराचंद से मिलने आते हैं। इतना बोल के हीराचंद की माँ वहां से चली गई। हीराचंद की माँ के जाने के बाद प्रिया चुपचाप से अपने कमरे में बैठ के सोचने लगी, मैं इस परिवार में 15 साल से रह रही हूँ, लेकिन इस परिवार के लोगों ने मुझे कभी नहीं अपनाया और हमेशा मुझे हैसियत के बारे में बोल के मुझे नीचे दिखाते रहे। मुझे लगता है हीराचंद अपनी माँ के मरने के बाद मुझे इस घर से निकाल देगा। मुझे अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। जो काम मैं 15 साल से नहीं कर पाई, अब वो काम मुझे 15 मिनट में करना होगा। अब वो होगा जो किसी ने ना देखा होगा ना सुना होगा। इतना बोल के प्रिया कमरे के बाहर निकलकर छत की बालकनी के पास जाके खड़ी हो गई। प्रिया ने बालकनी के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड रमन को देखा और सीढ़ी उतरकर गेट के पास उसके पास आके खड़ी हो गई। रमन बोला, अरे प्रिया मैडम आप कब आई? मैंने आपको नहीं देखा। प्रिया बोली, रमन तुमने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैं तुम्हें प्रतिदिन बालकनी के ऊपर से देखती रहती हूँ। तुम बहुत ध्यान और मन लगाकर इस घर की सिक्योरिटी सुरक्षा करते हो। अब रमन बोला, थैंक यू मैडम, लेकिन साहब मेरी सैलरी नहीं बढ़ाते हैं। उन्हें मेरा काम दिखाई नहीं देता। उन्हें तो आप भी दिखाई नहीं देती। वो दिन में अपने ऑफिस में और शाम को अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करके एंजॉय करते हैं और आपको भी भला बुरा बोलते रहते हैं। अब प्रिया बोली, रमन तुम मेरा एक काम करोगे? मैं तुम्हें उसके बदले 1 लाख रुपए दूंगी। अब रमन आश्चर्य से बोला, 1 लाख रुपए? बताओ मैडम क्या काम करना होगा? प्रिया बोली, तुम्हें मेरे पति हीराचंद को मारना होगा। मुझे लगता है अपनी माँ के मरने के बाद हीराचंद मुझे इस घर से निकाल देगा और मुझे इसकी दौलत से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं इसकी माँ के मरने से पहले ही इसे मारना चाहती हूँ। अगर ये मर गया तो इसकी सारी प्रॉपर्टी की मैं मालकिन बन जाऊंगी
और हमेशा इस घर पे राज करूंगी और तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूंगी। अब रमन बोला, नहीं मैडम, आप ये क्या बोल रही हो, मैं किसी को मार नहीं सकता, और वैसे भी इस घर में कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस तुरंत मुझे पकड़ के ले जाएगी। प्रिया बोली, घबराओ नहीं रमन, इस घर में केवल 3 कैमरे लगे हुए हैं। 2 कैमरे हमारी छत के नीचे लगे हैं जो दिखाई दे रहे हैं, और तीसरा कैमरा हमारी किचन में बावर्ची कुक के लिए लगाया गया है, और मेरा और हीराचंद का कमरा छत के ऊपर है जहाँ कोई कैमरा नहीं लगा है। इसलिए तुम जब भी हम दोनों के कमरे में आओगे तो पकड़े नहीं जाओगे। अब रमन बोला, प्रिया मैडम, मैं फिर भी अपने मालिक का मर्डर नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। इतना बोल के रमन और प्रिया चुपचाप से वहां खड़े हो गए। वो दोनों भी खड़े थे, तभी अंदर से हीराचंद के दोस्त वापस घर जाने के लिए बाहर निकले और प्रिया को देख के बोले, अरे प्रिया, तुम सिक्योरिटी गार्ड रमन से बातचीत कर रही हो? हा हा हा। वैसे भी हमारा दोस्त हीराचंद तुम्हें पसंद नहीं करता है, इसलिए तुम्हारे लिए सिक्योरिटी गार्ड रमन ही अच्छा है, क्योंकि हीराचंद अपनी माँ के मरने के बाद तुम्हें इस घर से निकाल देगा। हा हा हा। अब दूसरा दोस्त रंजीत बोला, प्रिया, मैंने तुम्हें बहुत पहले समझाया था, लेकिन उस समय तुमने मुझसे ना शादी करके इस हीराचंद को अपना लिया था, और आज तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो, केवल तुम। अब प्रिया बोली, पंकज और रंजीत, क्या तुम दोनों मेरे लिए काम करोगे? अब पंकज बोला, हम तुम्हारे लिए काम क्यों करेंगे, हमारे पास तुम्हारी तरह पैसे की कोई कमी नहीं है। हा हा हा। प्रिया बोली, सोच लो, अगर आज तुम मेरे काम के लिए मना नहीं करोगे तो कभी तुम मुझे अपने काम के लिए घर बुलाओगे, उस समय मैं ना नहीं कर पाऊंगी। अब प्रिया की बात सुन के रंजीत बोला, ओके प्रिया, बताओ क्या काम है। प्रिया बोली, मेरे पति हीराचंद को पैसे का बहुत घमंड है, वो किसी से नहीं डरता। उसने अभी गार्डन में भी यही कहा था कि मुझे कोई नहीं डरा सकता। मैं चाहती हूँ तुम दोनों उसे एक बार डराओ, और उसकी डरने वाली वीडियो रिकॉर्ड करके मैं उसे दिखाना चाहती हूँ, उस समय मेरा मन शांत होगा। अब पंकज बोला, प्रिया, इतनी सी बात, तुम तो उसकी वाइफ हो, तुम रात में उसे भूत बन के डरा सकती हो। प्रिया बोली, वो मुझसे बात नहीं करता, और मैं उसके कमरे में नहीं बल्कि अपने कमरे में अकेली सोती हूँ। अगर मैं उसे डराने की कोशिश करूंगी तो वो मुझसे गुस्सा हो जाएगा और मुझे घर से भी निकाल सकता है। तुम दोनों तो उसके दोस्त हो, अगर तुम दोनों उसे डराओगे तो वो तुमसे कुछ नहीं बोल पाएगा। प्लीज मेरे लिए एक बार उसे डरा दो। रंजीत बोला, ओके प्रिया, लेकिन ये तो बताओ हम लोग उसे कैसे डराएंगे? वो अभी हमारे साथ ड्रिंक करने के बाद किचन में खाना खाने गया है। प्रिया, किसी भी व्यक्ति को सोते समय डराया जा सकता है, लेकिन वो इस समय जाग रहा है, इस कंडीशन में उसे कैसे डराएंगे? और तुम उसकी डरते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे करोगी? प्रिया बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो, हीराचंद मुझसे नफरत करता है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ देख लेगा तो तुम दोनों पे भी गुस्सा करेगा। इसलिए तुम लोग मुझे अपना मोबाइल नंबर देके अभी यहाँ से चले जाओ और आगे जाके मेरे फोन का इंतजार करना। इस समय शाम के 7 बज रहे हैं और हीराचंद खाना खाने के बाद सीधे अपने कमरे में सोने जाएगा। उसके बाद मैं तुम्हें फोन करके यहाँ वापस बुला लूंगी और तुम दोनों यहाँ आके उसे सोते समय डरा देना, और मैं उसकी डरते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग कर लूंगी। अब पंकज बोला, लेकिन प्रिया, हम दोनों उसे डराएंगे कैसे? प्रिया बोली, मेरे फोन करने के बाद जब तुम यहाँ वापस आओगे तो अपनी गाड़ी की आवाज मत करना, और सिक्योरिटी गार्ड रमन तुमको चुपचाप से घर के अंदर ले लेगा। अब हीराचंद और मेरा कमरा छत के ऊपर है, इसलिए मैं चुपचाप से जाके हीराचंद के कमरे में मोबाइल कैमरा लगा दूंगी और उसका गेट भी खुला रखूंगी और अपने कमरे में जाके सो जाऊंगी। उसके बाद पंकज, तुम सीढ़ी चढ़ के छत के ऊपर आना और हीराचंद के कमरे में जाना। उस समय उसका गेट खुला होगा और वो अपने कमरे में सो रहा होगा। तुम सोते समय उसका पिलो, तकिया उठाकर उसके मुंह पे जोर से दबा देना, और उस समय तक दबा के रखना जब तक कि वो तुमसे डरकर अचानक उठ के खड़ा ना हो जाए। उस कंडीशन में वो अचानक तुम्हें कमरे में देख के डर जाएगा और उसका फुटेज कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। अब रंजीत बोला, लेकिन प्रिया, हम लोगों ने अभी ड्रिंक की है, इसलिए हो सकता है हीराचंद पंकज के डराने पर भी बिस्तर से न उठ पाए। उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? अब प्रिया बोली, अगर हीराचंद पंकज से नहीं डरा तो पंकज तुम चुपचाप से नीचे चले जाना और मैं पंकज को हीराचंद की बंदूक दूंगी। रंजीत, तुम उसकी बंदूक से यहीं से खड़े होके उसके कमरे की उस खिड़की पे गोली मार देना। गोली की आवाज सुन के हीराचंद की नींद खुल जाएगी और वो तुरंत डर के घर के बाहर आएगा। इस तरह उसका डरा हुआ चेहरा मेरे मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद तुम दोनों उसे सॉरी बोलकर अपने घर निकल जाना। अब रमन बोला, प्रिया मैडम, आपका हीराचंद को डराने का प्लान अच्छा है, लेकिन इसमें मैं फंस जाऊंगा। हीराचंद आपसे कुछ नहीं बोलेंगे और अपने दोस्तों से भी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन गेट पर मैं खड़ा रहता हूँ, इसलिए वो गुस्से में आकर मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अब प्रिया बोली, ऐसा नहीं होगा रमन,
तुम प्रतिदिन इस घर की सिक्योरिटी करते समय बीच बीच में टॉयलेट यूरिन करने जाते हो। उस समय इस गेट पे कोई नहीं होता। इसी तरह मैं तुम्हें छत से इशारा करके बता दूंगी और तुम इन दोनों के वापस आने से पहले टॉयलेट में जाके बैठ जाना और मेरे फोन का इंतजार करना। और जब ये दोनों हीराचंद को डरा के यहाँ से चले जाएंगे उसके बाद मैं तुम्हें फोन करके बाहर बुला लूंगी। तुम उस समय वापस गेट पे आके खड़े हो जाना। इस तरह हीराचंद तुमसे कुछ नहीं बोल पाएगा। अब तीनों को प्रिया का प्लान अच्छा लगा और पंकज और रंजीत अपना मोबाइल नंबर प्रिया को बताकर अपनी गाड़ी में बैठ के वहां से चले गए। उसके जाने के बाद प्रिया रमन से बोली, रमन तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें केवल इस गेट पे खड़े रहना है और मेरे इशारा करने के बाद चुपचाप से जाकर टॉयलेट में बैठना है और मेरे फोन का इंतजार करना है। लेकिन रमन एक समस्या और है। अब रमन आश्चर्य से बोला, मैडम आपका प्लान बहुत अच्छा है लेकिन अब क्या समस्या है? प्रिया बोली, मेरे मोबाइल का कैमरा खराब हो गया है इसलिए मैं इस फोन को हीराचंद के कमरे में रिकॉर्डिंग के लिए नहीं लगा सकती। रमन तुम एक काम करो, तुम कुछ देर के लिए मुझे अपना फोन दे दो और मेरा फोन तुम रख लो। इस तरह मैं तुम्हारे फोन को हीराचंद के कमरे में रिकॉर्डिंग के लिए लगा दूंगी और जैसे ही पंकज और रंजीत हीराचंद को डरा के यहाँ से वापस चले जाएंगे मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपने फोन में लेके तुम्हारा फोन वापस कर दूंगी। अब रमन अपनी मालकिन प्रिया को फोन देने के लिए मना नहीं कर पाया और दोनों ने अपने अपने फोन आपस में बदल लिए। उसके बाद प्रिया वहां से अपने कमरे के अंदर चली गई और रमन वहीं खड़ा रह गया। दोस्तों पहली का पहला सवाल, क्या आपको पता है प्रिया के मन में क्या चल रहा है और अब प्रिया क्या करेगी? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब प्रिया रमन का मोबाइल लेके किचन में पहुंच गई। किचन में शामू कुक प्रिया से बोला, अरे प्रिया मैडम आप यहाँ क्यों आई? मैं आपकी कॉफी लेके आपके रूम में आ जाता। अब प्रिया शामू से बोली, शामू मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? तुम्हें मेरे किचन में आना पसंद नहीं है? अब शामू बोला, ऐसी बात नहीं है मैडम, आप हमारी मालकिन हो, आप कॉफी के इंतजार में यहाँ कब तक खड़ी रहोगी? प्रिया बोली, शामू तुम मेरे लिए जल्दी से जल्दी कब तक कॉफी बना दोगे? समय देख के बताओ। अब शामू बोला, मैडम इस समय घड़ी में शाम के 7:05 हो रहे हैं, मैं आपको केवल 5 मिनट में कॉफी बना के दे दूंगा। प्रिया बोली, ठीक है शामू, आज मैं यही कॉफी पी के वापस जाऊंगी, तब तक मैं तुमसे बातचीत करूंगी। इतना सुन के शामू प्रिया मैडम के लिए कॉफी बनाने लगा। प्रिया ने शामू से पूछा, शामू तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारे घर में कौन कौन है? शामू कॉफी बनाते हुए बोला, मैडम मैं अपने परिवार के साथ गांव में रहता था लेकिन मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था इसलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया और अपनी माँ के साथ घर के कामकाज में हाथ बटाता था। गांव में मेरी माँ ने मुझे अच्छा खाना बनाना सिखा दिया। इस तरह मैं एक अच्छा बावर्ची कुक बन गया और आज यहाँ आपके घर में कुक की जॉब कर रहा हूँ। लीजिए मैडम मेरी कहानी खत्म हो गई और 5 मिनट में आपकी कॉफी भी बन गई। इतना बोल के शामू ने कॉफी प्रिया को दे दी। अब प्रिया कॉफी पीकर बोली, शामू तुम बहुत अच्छी कॉफी बनाती हो, तुम्हारी कॉफी पीकर मैं अपने सारे दुख दर्द भूल जाती हूँ। शामू बोला, प्रिया मैडम मुझे पता है आप हमारे साहब हीराचंद के कारण दुखी रहती हो लेकिन आप चिंता मत करो, एक दिन सब बदल जाएगा और साहब आपको पसंद करने लगेंगे। अब प्रिया बोली, शामू तुम्हारी बातचीत में समय का पता ही नहीं चला और शाम को 7:15 हो गए। अब मैं अपने कमरे में आके आराम करूंगी। इतना बोल के प्रिया वहां से चली गई। अब प्रिया ने छत पे जाके अपनी बालकनी से पंकज और रंजीत को फोन किया। हीराचंद अपने कमरे में सो रहा है। अब मैं उसके कमरे में जाकर रिकॉर्डिंग करने के लिए मोबाइल कैमरा लगा दूंगी और उसके कमरे का गेट खोलकर माँ जी के कमरे में उनसे बातचीत करने चली जाऊंगी। तुम दोनों जल्दी से यहाँ आकर एक एक करके उसे डरा के चले जाना, तुम्हें गेट पर कोई नहीं मिलेगा। इतना बोल के प्रिया ने बालकनी से बाहर खड़े रमन को इशारा किया और रमन टॉयलेट करने वहां से चला गया। उसके बाद प्रिया हीराचंद के कमरे में मोबाइल रखने चली गई। अब प्रिया चुपचाप से हीराचंद के कमरे का गेट खोल के अंदर आ गई। उस समय हीराचंद सो रहा था। प्रिया सोफे पे चढ़कर वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए मोबाइल छुपाने लगी। अब कुछ देर बाद वो लोग फिर से गाड़ी से हीराचंद के घर पे आ गए और चुपचाप से उतरकर गेट के पास आके खड़े हो गए। पंकज बोला, प्रिया ने रमन को बाथरूम में भेज दिया है। अब प्लान के अनुसार मैं सबसे पहले हीराचंद के कमरे में जाके उसे डरा के आता हूँ, तब तक तुम यहीं खड़े होकर मेरा इंतजार करो। इतना बोल के पंकज घर के अंदर चला गया और कुछ देर बाद पंकज सीढ़ियां चढ़कर छत के ऊपर आ गया और चुपचाप से हीराचंद के कमरे की तरफ चला गया। पंकज ने हीराचंद के कमरे का गेट खोला और अंदर जाके देखा हीराचंद सो रहा था। पंकज ने बेड के पास में रखा एक तकिया पिलो उठाया
और उसे हीराचंद के मुंह पे रख के जोर से दबाने लगा। वो बहुत देर तक उसका मुंह दबाता रहा, लेकिन हीराचंद के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। पंकज ने सोचा, लगता है हीराचंद ने आज ज्यादा ड्रिंक पी ली है, इसलिए वो नींद से नहीं जाग पा रहा है। अब मुझे वापस जाना होगा। इतना सोचकर पंकज ने तकिया वापस उसके बेड पर रख दिया और उसके कमरे से बाहर निकल गया। पंकज ने बाहर निकल के देखा, छत पे प्रिया खड़ी थी। पंकज उसके पास जाकर बोला, मैंने तुमसे कहा था हीराचंद ने आज बहुत ड्रिंक पी है, इसलिए वो कमरे में बेहोश होकर सो रहा है। उसे डराना तो दूर, जगाना मुश्किल लग रहा है। अब प्रिया पंकज को हीराचंद की बंदूक देके बोली, हीराचंद आज जरूर डरेगा। तुम नीचे जाओ और ये बंदूक रंजीत को देके बोलना कि वो हीराचंद की खिड़की पे गोली चलाए। तुम देखना उस कंडीशन में हीराचंद डर के बाहर आ जाएगा। उसके बाद तुम दोनों बंदूक गेट पर फेंक कर अपने घर निकल जाना। अब पंकज ने प्रिया की बात मानी और बंदूक लेके सीढ़ियों से सारे नीचे आ गया और उसने बंदूक रंजीत को दे दी। अब प्रिया ने रंजीत को इशारा किया और रंजीत ने उस बंदूक से हीराचंद की खिड़की पर फायर कर दिया। लेकिन दोस्तों, खिड़की पे गोली मारने के बाद भी हीराचंद उठ के बाहर नहीं आया। काफी देर इंतजार करने के बाद प्रिया ने रंजीत को बंदूक फेंकने का इशारा किया और दोनों गेट पे बंदूक फेंककर वहां से गाड़ी में बैठ के अपने घर के लिए चले गए। उसके जाने के बाद रमन टॉयलेट की सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ गया और प्रिया के पास आकर बोला, मैडम लगता है आज साहब ने बहुत ड्रिंक की है, बंदूक की गोली भी उनको नहीं जगा पाई और वो बाहर नहीं आए। आप मेरा मोबाइल वापस कर दो और अपना मोबाइल ले लो। प्रिया बोली, रुको रमन, तुम्हारा मोबाइल हीराचंद के कमरे में रिकॉर्डिंग करने में लगा है। तुम अपना मोबाइल निकाल के वापस आओ, तब तक मैं नीचे गेट से बंदूक उठा के लाती हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि आगे क्या करना है। इतना सुन के रमन हीराचंद के कमरे में मोबाइल उठाने चला गया और प्रिया सीढ़ियों के सहारे नीचे गेट पे बंदूक उठाने आ गई। अब प्रिया ने जल्दी से गेट पे अपनी बंदूक उठाई और बोली, केवल 15 मिनट में मैं इस घर की मालकिन बन गई, हा हा हा। अब प्रिया बंदूक लेके अंदर चली गई। दोस्तों, पहली का दूसरा सवाल, प्रिया ने ऐसा क्यों बोला? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब दूसरे दिन सुबह का समय था। हीराचंद के कमरे में रमन मरा हुआ पड़ा था और उसके सिर से खून निकल रहा था, जैसे किसी ने रमन की कनपटी पे गोली मारी हो। और बेड पे हीराचंद भी मरा हुआ पड़ा था। अभी सभी लोग वहां खड़े थे कि तभी डिटेक्टिव डीके भी वहां आ गया। इंस्पेक्टर बोला, प्रिया मुझे पूरी बात बताओ। प्रिया बोली, ये दोनों पंकज और रंजीत मेरे पति हीराचंद के दोस्त हैं और साथ में हीराचंद की कंपनी में बिजनेस पार्टनर भी हैं। कल शाम इन तीनों ने गार्डन में बैठकर ड्रिंक की और अपने घर चले गए। उस समय बाहर गेट पर मैं और रमन खड़े थे और बातचीत कर रहे थे। ये दोनों हमारे पास आकर बोले, मैं अपने पति हीराचंद को मार दूं, इसके बदले ये लोग मुझे 10 लाख रुपए देने को तैयार थे, लेकिन मैंने इनकी इस बात को मानने से इनकार कर दिया और ये दोनों गुस्से में वहां से चले गए। अब इंस्पेक्टर ने पूछा, प्रिया इन लोगों को हीराचंद को मारने से क्या फायदा होगा और इन्होंने तुमसे ही तुम्हारे पति को मारने के लिए क्यों बोला? प्रिया बोली, सभी लोग जानते हैं कि हीराचंद मुझे पसंद नहीं करते हैं और हम लोग अलग अलग कमरों में रहते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर इन्होंने पैसों का लालच देकर मुझसे मेरे पति को मरवाने की कोशिश की, लेकिन मैंने इन लोगों को मना कर दिया और उस समय ये लोग गाड़ी में बैठ के यहाँ से चले गए। ये जानते थे कि हीराचंद के मरने के बाद इनकी कंपनी में केवल 2 पार्टनर पंकज और रंजीत बचेंगे और इससे उन दोनों को बहुत फायदा होगा, इसलिए ये लोग यहाँ रात में वापस आए और उस समय रमन बाथरूम करने गया होगा। उसी समय मौके का फायदा उठाकर पंकज चुपचाप से हीराचंद के कमरे में गया और तकिया पिलो से उसका मुंह दबा के उसे मार डाला और हीराचंद की बंदूक चुरा के वहां से वापस चला गया। अब रमन जानता था कि ये दोनों हीराचंद को मारना चाहते हैं, इसलिए रमन ने बाथरूम से निकलकर इन दोनों को मेन गेट पे खड़ा देख लिया होगा और तुरंत अपने मालिक हीराचंद को देखने उसके कमरे में आया। लेकिन यहाँ के रमन ने देखा होगा कि हीराचंद तो मरे हुए पड़े हैं। अब रमन ने अपना छुपा हुआ मोबाइल उठाकर उसकी रिकॉर्डिंग देखने लगा और उस वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर पंकज हीराचंद को तकिए से मारता हुआ दिखाई दिया होगा। अब रमन उस रिकॉर्डिंग को मुझे दिखाना चाहता था, लेकिन उसी समय बाहर खड़े इन दोनों ने रमन को छत से हीराचंद के कमरे में जाता देख लिया होगा और उस समय पंकज के पास हीराचंद की बंदूक थी, इसलिए अपना जुर्म छुपाने और सबूत मिटाने के लिए रंजीत ने बाहर मेन गेट से हीराचंद की बंदूक से हीराचंद के कमरे की खिड़की में गोली मारी और कमरे के अंदर खड़ा रमन रंजीत की गोली खाके गिर गया और मर गया और ये दोनों बंदूक फेंक के भाग गए। उसके बाद बंदूक की आवाज सुन के मैं नीचे गेट पे गई और गेट से बंदूक उठा के यहाँ पर इन दोनों को आके मरा देखा और पुलिस को फोन करके यहाँ बुला लिया। अब डीके ने प्रिया से पूछा, प्रिया मेरे 2 सवालों के आंसर दो। नंबर 1,
अभी तुमने बताया कि बाहर मेन गेट से रंजीत ने रमन को मारने के लिए खिड़की पे गोली चलाई। रंजीत को कैसे पता चला कि रमन उस खिड़की के पीछे खड़ा है? क्योंकि खिड़की तो उस समय बंद थी और ये खिड़की बहुत ऊपर लगी है। अगर इस समय कोई बाहर से गोली मारता है तो हम सब यहाँ खड़े हैं, लेकिन किसी को भी इस खिड़की से गोली नहीं लगेगी। फिर रमन कैसे मारा गया? प्रिया बोली, सर आप दिन में किसी के घर की खिड़की से उसके कमरे के अंदर नहीं देख सकते, क्योंकि उस समय दिन होता है और घर के बाहर सूरज की रोशनी ज्यादा होती है। लेकिन रात होने पे आप किसी भी व्यक्ति के घर की खिड़की से अंदर खड़े व्यक्ति की परछाई देख सकते हो, क्योंकि उस समय कमरे के अंदर रोशनी होती है और बाहर अंधेरा होता है। अब जब रमन यहाँ आकर यहाँ सोफे पे चढ़कर अपना छुपा हुआ मोबाइल उतार रहा होगा, उस समय उसकी परछाई खिड़की से बाहर दिखाई दे गई होगी और बाहर खड़े गेट से रंजीत ने खिड़की पर परछाई देख के रमन को गोली मार दी। अब इंस्पेक्टर बोला, वाह प्रिया, तुमने सही जवाब दिया। डीके बोला, प्रिया मेरा दूसरा सवाल, नंबर 2, रमन के मोबाइल में पंकज की वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके द्वारा पता चलता है कि पंकज ने हीराचंद को मारा है। लेकिन रमन ने अपना मोबाइल हीराचंद के कमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए क्यों लगाया था? मतलब हीराचंद का मर्डर होने से पहले रमन को कैसे पता चला क्या हीराचंद को पंकज मारने वाला है? प्रिया बोली, मैंने आपको बताया था कि इन दोनों ने शाम को घर जाते समय मुझे 10 लाख रुपए देकर हीराचंद को मारने के लिए बोला था। उस समय रमन भी हमारी सभी बातें सुन रहा था, इसलिए हो सकता है रमन ने अपना दिमाग लगाकर बाथरूम जाने से पहले हीराचंद के कमरे में आकर अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग के लिए लगा दिया हो। अब प्रिया की बात सुनकर डीके चुप हो गया। अब डीके ने पंकज और रंजीत से पूछा, अब तुम दोनों साबित करो कि तुम दोनों बेगुनाह हो। पंकज बोला, सर ये प्रिया बहुत चालाक है और हम दोनों को अपने पति और रमन के खून के इल्जाम में फंसा रही है, जबकि ये दोनों मर्डर इसी ने हीराचंद की दौलत पाने के लिए किए हैं। कल शाम हम लोग ड्रिंक पीने के बाद वापस घर जाने के लिए निकले। उस समय प्रिया और रमन बातचीत कर रहे थे। तब प्रिया ने हम दोनों से हीराचंद को डराने के लिए बोला था और इसके कहने पर हम लोग गाड़ी उठा के उसी समय वहां से चले गए और रात में वापस आकर मैंने हीराचंद के कमरे में जाके उसको तकिए से मुंह दबा के डराना चाहा, लेकिन हीराचंद ने कोई हरकत नहीं की। उसके बाद मैं कमरे से बाहर चला गया। उस समय छत पे प्रिया बंदूक लेके खड़ी थी। प्रिया ने मुझे हीराचंद की बंदूक दी और रंजीत को देने के लिए बोला। मैंने प्रिया की बात मानकर बंदूक नीचे ले जाकर रंजीत को दे दी और रंजीत ने प्रिया के इशारा करने पर हीराचंद के कमरे की खिड़की पे गोली मार दी, लेकिन उसके बाद भी हीराचंद डर के बाहर नहीं आया। उसके बाद हम लोग बंदूक गेट पे फेंक कर अपने अपने घर निकल गए। डीके, मुझे लगता है इस प्रिया ने अपने पति हीराचंद को यहाँ हमारे आने से पहले ही मार दिया था और हमें यहाँ फोन करके केवल सीसीटीवी कैमरे में दिखाने के लिए बुलाया था। अब डीके बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, प्रिया निर्दोष है। बाहर लगे 2 कैमरों की फुटेज और रमन के मोबाइल की वीडियो रिकॉर्डिंग की फुटेज, उसमें प्रिया कहीं दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन तुम दोनों उसमें हीराचंद और रमन को मारते हुए दिखाई दे रहे हो। अर्थात तुम दोनों गुनाहगार हो और प्रिया निर्दोष है। और तुम्हें प्रिया ने नहीं बल्कि रमन ने फोन किया था। तुम्हारे मोबाइल पर रमन के मोबाइल से फोन आया है, लेकिन रमन ने तुम्हें फोन क्यों किया, ये बात मेरी समझ नहीं आ रही है। अब रंजीत बोला, सर प्रिया बहुत चालाक है, इसने जानबूझ के हमें इस प्लान में फंसाया और खुद छत पर खड़ी रही, क्योंकि इसे पता है कि छत पर कोई कैमरा नहीं लगा है। प्लीज सर हम पे यकीन करो, हमने किसी को नहीं मारा। अब डीके के कहने पर इंस्पेक्टर उन दोनों को वहां से नीचे ले गया और कमरे में प्रिया और उसकी माँ खड़े रह गए। डीके ने प्रिया से पूछा, प्रिया जब ये सब हो रहा था उस समय तुम क्या कर रही थी, मुझे पूरी जानकारी दो। प्रिया बोली, सर आज शाम इनके जाने के बाद मैं किचन में अपने कुक शामू से बातचीत करती रही और उसके बाद मैं अपने कमरे में जाके सो गई। अब रात में अचानक किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया और मैं डर गई, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला और कुछ देर बाद मुझे बाहर से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसके बाद मैंने हिम्मत करके अपना दरवाजा खोला और बाहर गेट पे गई। वहां मुझे हीराचंद की बंदूक दिखाई दी, जिसे लेके मैं हीराचंद के कमरे में वापस आई और यहाँ इन दोनों को मरा हुआ देखकर पुलिस को फोन करके यहाँ बुला लिया। अब डीके बोला, प्रिया मुझे अपने कमरे में ले चलो, मुझे तुम्हारा कमरा देखना है। इतना बोल के प्रिया उन दोनों को अपने कमरे में ले गई। प्रिया के कमरे में जाकर डीके ने उसके रूम को ध्यान से देखा। उसने देखा प्रिया के कमरे में एक टूटी हुई घड़ी नीचे पड़ी है। डीके ने पूछा, प्रिया ये घड़ी कैसे टूटी, और ऐसी ही सेम डिजाइन और कलर की घड़ी मैंने हीराचंद के कमरे में लगी हुई देखी है। प्रिया बोली, हाँ सर, हीराचंद मुझसे नफरत करते थे, इसलिए उन्होंने मुझे रहने के लिए ये अलग कमरा दिया था और अपने जैसी सभी चीजें यहाँ भी लगा रखी थी। हम दोनों के कमरों की घड़ियों की फोटो फ्रेम एक जैसी है।
लेकिन कल रात में अचानक गोली सुनकर डर गई और बिस्तर पर खड़ी हो गई और उसी समय घड़ी मुझसे टकरा गई और नीचे गिर के टूट गई। अभी वो लोग बातचीत कर रहे थे, तभी वहाँ इंस्पेक्टर आया और सीसीटीवी फुटेज दिखाकर डीके से बोला, डीके, इन दोनों फुटेज को ध्यान से देखो। डीके, तुम दोनों फुटेज की घड़ियों को ध्यान से देखो। जिस समय पंकज हीराचंद को मार रहा था उस समय हीराचंद की घड़ी में 7:05 हो रहे थे और उसी समय प्रिया किचन में खड़े होकर चाय पी रही थी। अर्थात प्रिया निर्दोष है और पंकज और रंजीत झूठ बोल रहे हैं। डीके, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब डीके ने माँ जी से पूछा, माँ जी, जब ये सब हो रहा था उस समय आप और बावर्ची साहब कहाँ थे? प्रिया बोली, माँ जी को नींद ना आने की समस्या है, इसलिए वो अपने कमरे में नींद की गोली खा के सो रही थी और मैंने उनको जाके उठाया और सारी बात बताई। और हमारा कुक शामू मेरे किचन से जाने के बाद ही अपने घर के लिए निकल गया था। अब डीके बोला, प्रिया की टूटी हुई घड़ी और रमन की मोबाइल की फुटेज देखकर मुझे प्रिया पे शक हो रहा है। मुझे लगता है प्रिया ने इन दोनों को मारा है और पंकज और रंजीत को फंसाया है। अब प्रिया चिल्लाकर बोली, क्या बक रहे हो डीके? सारे सबूत पंकज और रंजीत को कातिल साबित कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत हो तो बताओ, वरना यहाँ से चले जाओ। दोस्तों, पहली का तीसरा सवाल, अब डीके प्रिया के खिलाफ क्या सबूत पेश करेगा? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, इंस्पेक्टर, आप इस रमन के मोबाइल की वीडियो रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखो। इसमें केवल पंकज हीराचंद को मारता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम लोग अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मोबाइल लगाते हैं उस समय कैमरा स्टार्ट करने के समय प्रारंभ में हमारी फुटेज भी वीडियो के अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। अब रमन ने इस कमरे में छत के ऊपर कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए लगाया था और छत से कैमरा निकाला भी था, लेकिन इस फुटेज में हमें कहीं भी रमन का फोटो चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है इस मोबाइल के फुटेज को किसी ने काट कर छोटा किया है और अपना चेहरा छुपाया है, इसीलिए हमें इस कैमरे को लगाने वाले और निकालने वाले की फुटेज दिखाई नहीं दे रही है। इंस्पेक्टर बोला, डीके, तुमने सही कहा, लेकिन इससे प्रिया कैसे गुनहगार सिद्ध होती है? डीके बोला, प्रिया इस फुटेज से नहीं बल्कि इस टूटी हुई घड़ी से गुनहगार सिद्ध होती है। आओ मैं तुम्हें हीराचंद के कमरे में चल के बताता हूँ। अब कुछ देर बाद सभी लोग फिर से हीराचंद के कमरे में वापस आ गए। डीके बोला, ये सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का है और प्रिया ने ये दोनों मर्डर केवल 15 मिनट में टाइम मैनेजमेंट के द्वारा किए हैं और प्रिया ने वो सारे सबूत इकट्ठा किए हैं जिनके द्वारा पंकज और रंजीत कातिल सिद्ध होते हैं। इंस्पेक्टर, हीराचंद प्रिया को पसंद नहीं करता था, इसलिए प्रिया को हीराचंद से डर लगा रहता था कि कहीं वो उसे घर से नहीं निकाल दे। अब प्रिया ने हीराचंद को मारने का प्लान बनाया। प्रिया ने पंकज और रंजीत से हीराचंद को डराने के लिए बोला। प्रिया के रिक्वेस्ट करने पर ये दोनों प्रिया की बात मान गए और कुछ देर के लिए गाड़ी में बैठकर यहाँ से चले गए। अब होगा असली खेल, टाइम मैनेजमेंट मर्डर। जब ये दोनों यहाँ से गए उस समय घड़ी में 7 बज रहे थे। अब प्रिया को हीराचंद को मारना था और इन दोनों को हीराचंद के मर्डर में फंसाना था। प्रिया को अब ऐसा सबूत तैयार करना था जिसके द्वारा प्रिया मर्डर करने के बाद भी बच जाए और ये दोनों कातिल साबित हो जाएं। इसके लिए प्रिया ने रमन को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया होगा और कुछ देर के लिए रमन का मोबाइल मांग लिया होगा। अब प्रिया सबसे पहले किचन में शामू कुक के पास कॉफी पीने के लिए गई और उससे वहीं खड़े होकर 7:05 से 7:15 तक बातचीत करती रही और कॉफी पीती रही। प्रिया जानती थी कि किचन में कैमरा लगा हुआ है और उसकी फुटेज रिकॉर्ड हो रही है। उसके बाद प्रिया 7:15 पर किचन से चली गई और छत पर जाके रमन के मोबाइल से पंकज और रंजीत को बुलाने के लिए फोन किया। उसके बाद प्रिया रमन का मोबाइल लेके हीराचंद के कमरे में पहुंच गई। वहां पहुंच के उसने देखा हीराचंद बेहोश होकर सो रहा है और उस समय हीराचंद की घड़ी में 7:15 हो रहे थे। अब प्रिया ने बेड से तकिया पिलो उठाया और उसे हीराचंद के मुंह पे जोर से दबाकर हीराचंद को मार डाला। हीराचंद उस समय ड्रिंक के नशे में था, इसलिए वो प्रिया का कुछ नहीं कर पाया और मर गया। प्रिया ने देखा 7:20 हो गए। उसके बाद प्रिया ने बेड पे चढ़ के हीराचंद की घड़ी उतारी और उसका टाइम 15 मिनट पीछे कर दिया। अर्थात उस घड़ी का टाइम अब 7:15 से 7 बजे तक का कर दिया। उसके बाद प्रिया ने सोफे पे चढ़ के रमन का मोबाइल रिकॉर्डिंग करने के लिए लगा दिया और पंकज और रंजीत के आने से पहले गेट खुला छोड़कर वहां से अपने कमरे में चली गई। इस तरह इंस्पेक्टर रमन के मोबाइल की फुटेज देखकर पंकज कातिल लग रहा है, लेकिन हीराचंद को मारने वाली प्रिया है। और इसी प्रिया ने रंजीत और पंकज को बंदूक फेंक कर जाने के बाद उसी बंदूक से रंजीत को मर्डर केस में फंसाने के लिए रमन को हीराचंद के कमरे में बुलाकर गोली मार दी
और रमन का मोबाइल उतारकर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग में अपना फुटेज हटा दिया। अब प्रिया बोली, डीके तुम्हारी पूरी कहानी सही है, लेकिन ये कहानी काल्पनिक है। अभी भी तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसे तुम दिखाकर मुझे कातिल सिद्ध कर सको। अब डीके बोला, मेरे पास दूसरा सबूत भी है जिसके द्वारा तुम कातिल और ये दोनों बेगुनाह सिद्ध हो जाएंगे। दोस्तों, पहली का चौथा सवाल, अब डीके प्रिया के खिलाफ क्या सबूत पेश करेगा? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, इंस्पेक्टर अभी प्रिया ने हमें अपने कमरे में टूटी हुई घड़ी दिखाई। अब ऐसी ही घड़ी हीराचंद के कमरे में भी लगी हुई है। इंस्पेक्टर इस घड़ी को नीचे उतारो। अब इंस्पेक्टर ने डीके के कहने पर हीराचंद की घड़ी को नीचे उतारा। सभी लोगों ने देखा उस घड़ी के पीछे दीवार पर एक छेद है और उस छेद के अंदर बंदूक की गोली फंसी हुई है। डीके बोला, इंस्पेक्टर ये वही गोली है जिसे रंजीत ने बाहर से चलाई और खिड़की का कांच तोड़कर इस दीवार में जाके घुस गई। मतलब रंजीत की गोली से रमन का खून नहीं हुआ था, लेकिन प्रिया को रंजीत को रमन के मर्डर केस में फंसाना था। इसलिए प्रिया ने यहाँ रमन को बुलाकर उसकी कनपटी पर हीराचंद की बंदूक से फिर से गोली मार दी, जिससे कि सभी को ये लगे कि रंजीत की गोली से रमन मारा गया। अब बंदूक की गोली दीवार पे लगने के कारण इस कमरे की घड़ी भी टूट गई थी। इसलिए इस दीवार की गोली को छुपाने के लिए प्रिया ने अपने कमरे की घड़ी लाकर इस कमरे में लगा दी और बंदूक की गोली से टूटी हुई घड़ी लेकर अपने कमरे में चली गई। इंस्पेक्टर, इन दोनों घड़ियों पे आपको प्रिया की उंगली के फिंगरप्रिंट मिल जाएंगे और यही इसके खिलाफ बहुत बड़ा सबूत होगा। प्रिया, तुमने अपना टाइम समय सुधारने के लिए 15 मिनट में टाइम मैनेजमेंट के द्वारा 2 मर्डर कर दिए, लेकिन इसी टाइम टूटी हुई घड़ी ने तुम्हें 15 साल के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इतना बोल के इंस्पेक्टर और डीके प्रिया को लेकर वहां से पुलिस स्टेशन चले गए। दोस्तों, अब आप एक गिलास ठंडा पानी पी लो और अगली पहेली देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी ही जोरदार दिमागी पहेली लेके आते हैं। धन्यवाद।